सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के 140 डे प्लान की। और इस वीडियो के अंत तक हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो पहला हमारा पूरा कवरेज हो जाएगा सिलेबस का विद 5 रिवीजन। आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे जो भी आए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसका बेनिफिट आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से आपके 20 टू 30 मार्क्स जो है वही बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो रिपीटेशन होती है मिस्टेक्स की, यानी जो आप मिस्टेक करते हैं इसलिए मिस्टेक्स वो कम हो जाएंगी, हमारा सी सेट का डर खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जब ये चीजें होंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को लेके। ठीक है, ये सब होगा कैसे, इसको देखने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले वेलकम टू स्टडी आईएएस लेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा क्या क्या स्टडी प्लान होगा। तो हमारे पास देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई यानी 147 डेज है, लेकिन मैंने सिर्फ 140 डेज को ही काउंट किया है, क्योंकि कई बार हम इधर उधर चले जाते हैं या कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो कोई एक आधा दिन चला जाता है, तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो सबको पता है पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट, आपका हिस्ट्री, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर एक पार्ट, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, इसका भी बहुत डर बना रहता है। और हमारा जो सबसे बड़ा फेयर नाइटमेयर बन चुका है जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, वो है हमारा सी सेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि जो जनवरी और फरवरी यानी जब हम पहली रीडिंग लेंगे तो उसमें हम जो है कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम आपके मेंस के लिए भी काम आने वाला है। ठीक है, और मार्च, अप्रैल और मई जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा। तो देखो क्या होगा, अब इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे। पहला जो होते हैं नए एस्पिरेंट्स, जो कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और दूसरा जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी पहले दिया हुआ है। तो देखो जो नए हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है अपनी, वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पीवाईक्यूज को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कौन से टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे पॉलिटी में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। दूसरा, अगर आप देखो जो पहले यूपीएससी दे चुके हैं उनको क्या करना है, इस प्लान के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज देखने हैं, साथ ही साथ उनको अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें इससे ये पता चल जाएगा कि इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये पता चल सकता है जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो कि कौन सा सब्जेक्ट, इसमें क्या है कि आपको पहले अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको आपके पीछे वाले जैसे 20 वाला हो गया, 21, 22, दो तीन आप पीवाईक्यूज देख लो, पूरे फुल लेंथ टेस्ट दे दो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, यानी वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, किससे आपके क्वेश्चंस कम ठीक हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया वीक सब्जेक्ट और आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। उसमें भी फिर आपको ये पता लगाना है कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके वीक टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब अगर आपके मान लो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं तो अच्छी बात है, यानी उसको पूरा एज इट इज रखना है, हमारे उससे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। जो वीक टॉपिक्स हैं उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एक्स्ट्रा फोकस उस चीज पे देना है। और जो वीक सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें आपको ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन ठीक होता है तो वो किस लिए हुआ है, कि आपको उसकी पूरी नॉलेज थी या कुछ नॉलेज थी। अगर कुछ नॉलेज है तो यानी कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो हर एस्पेक्ट होता है उसको आपको जानने की कोशिश करनी है। और अगर किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो उसको हमें शुरू से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच यहाँ पे रहने वाली है। अब हमें अपने 140 डेज को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, और इसमें हमें हेल्प लेनी है एक्टिव रिकॉलिंग की। अब ये क्या होता है, देखो दो तरीके के हैं। एक तो हो गया कि आपकी नंबर ऑफ रिवीजन, मान लो कि मैंने बोल दिया 5 नंबर ऑफ रिवीजन है, 6 नंबर ऑफ रिवीजन है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो दो टाइप की आपकी रिकॉलिंग होती है, सॉरी, एक आपकी होती है एक्टिव रिकॉलिंग और दूसरा आपकी होती है पैसिव रिकॉलिंग। पैसिव मतलब आपने बुक पढ़ा, ठीक है, सेकंड टाइम फिर आपने बुक पढ़ी, फिर थर्ड टाइम फिर आपने बुक पढ़ी, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब है आपने पहली बार पढ़ा,
सारे कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जब आप सेकंड टाइम उस चीज को पढ़ रहे हो तो पहले पहले आपको अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या चीज पढ़ा है। अच्छा ये टॉपिक है, मेरे को इसके बारे में क्या क्या आता है, ठीक है। अपने दिमाग पे जोर डालना है, जब ये टेक्निक आपकी कामयाब होगी, अदरवाइज कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। कैसे यूज करना है देखो, अब बात कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको पेन, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको पेंसिल से हाईलाइट करते चलो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी करने हैं। ये कैसे करने हैं ये सब कुछ हम आगे जब प्लान करें देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियरिफाई करना है, उनको क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपके मेंस के लिए भी यूजफुल होने वाले हैं। और फर्स्ट रीडिंग में आप जब देखोगे ना एंड तक, अगर आप ऐसे करते चलोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका मेंस का भी साथ के साथ यहाँ पे कवर होता चल रहा है, ठीक है। तो मेंस छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जनवरी और फरवरी में। साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या है, जब आप करंट अफेयर्स चेक करते हो और दूसरा आपको पीवाईक्यूज देखने, दोनों देखने का फायदा क्या होगा कि आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि जो सब्जेक्ट आप उठाने जा रहे हो उसके कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से पता चल जाएगा, और करंट अफेयर से क्या पता चलेगा कि कौन से टॉपिक न्यूज में चल रहे हैं, तो उनको हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये पहली रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमने ये सारी चीजें देख ली, पीवाईक्यूज भी देख लिया और करंट अफेयर से हमने इंपॉर्टेंस भी समझ ली। जब हम सेकंड रीडिंग करते हैं तो हमें क्या करना है कि जो पहली रीडिंग में हमने पेंसिल से हाईलाइट किया था, सिर्फ उतना पोर्शन हमें देखना है और ट्राई टू रिकॉल उसको कि आपको क्या चीज उसके लिए याद आ रहा है, ठीक है। अगर आपको उसके लिए याद आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर उसके लिए याद नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पेंसिल की बजाय हमें पेन को यूज कर लेना है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आप पहले रीडिंग में पीवाईक्यूज देख चुके हो, यहाँ सिर्फ पीवाईक्यूज देखने नहीं है, पहले पीवाईक्यूज को सोल्व करना है, क्योंकि आपकी एक रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये नोट डाउन करना है कि जो आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, तो सपोज यूपीएससी कई क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट देता है, कई में आपको 3 देता है, कई में 4 भी देता है। तो आपको ये देखना है कि हर क्वेश्चन की हर जो स्टेटमेंट है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज कि आप फंडामेंटल राइट का टॉपिक उठा रहे हो, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखो। हर क्वेश्चन में ट्राई टू फाइंड आउट कि उन्होंने अगर एक स्टेटमेंट दी है कि फंडामेंटल राइट आर नॉट एनफोर्सेबल, तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों गलत है। साथ ही साथ फिर उससे अगली स्टेटमेंट आप देखो, सारी स्टेटमेंट को आप देखते चलो, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पता चलते जा रहा है तो वेरी गुड, यानी कि आपकी फर्स्ट रीडिंग में आपने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यहीं पे नोट डाउन कर लो कि आपकी कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिस्टेक्स आपकी रह गई हैं। दूसरा, जब आप फर्स्ट रीडिंग दे चुके होगे तो आप सेक्शनल टेस्ट को आप देना शुरू कर चुके होगे इस टाइम पे। तो आपने सपोज पॉलिटी की रीडिंग भी कर लिया, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। अब आप उस सेक्शनल टेस्ट में भी आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, कि अगर आपको पता चल जाएगा आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, वीक टॉपिक्स की, सेम हमें बार बार यही चीज फाइंड आउट करनी है। दूसरा, मिस्टेक्स में आपको यहाँ ये भी देखना है कि मिस्टेक क्यों हुई है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुई है या आपने सिली मिस्टेक्स की हैं, तो इसको हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है जब हम थर्ड रीडिंग करते हैं, यानी हम दूसरी बार जब अपने टेक्स्ट को सोल्व करने जाएंगे तब, ठीक है। नाउ आपकी आ गई है, अब थर्ड रीडिंग पे हम आएंगे, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हम ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, जो भी हमारे पीवाईक्यूज हैं, उनको हमें दोबारा से करना है। अब आप बोलोगे कि इतना फोकस क्यों है, क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं ना, तो उसके बाद जब हम स्टडी करते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा टाइम के लिए रिवाइज, मतलब हम ज्यादा टाइम के लिए उसको होल्ड करके रख पाते हैं, हम ज्यादा अच्छे से उसको रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी गलतियां क्या है। गलतियां करते हैं तभी सीखते हैं, है ना। तो जो आप टेस्ट दे चुके हो, जो आपके पीवाईक्यूज हैं, उनमें आपको देखना है और ये फाइंड आउट करना है कि ठीक है, अगर आपने मान लो कि पहले आपने कोई टेस्ट दिया है या पीवाईक्यूज दिया, आप दोबारा उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप देखो कि आपने बार बार सिली वही मिस्टेक्स कर रहे हो, इसका मतलब वो ब्लंडर है, यानी आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पे ये भी चीज देखनी है, जब आप टेस्ट दोगे तो क्या चीज देखनी है कि सिली मिस्टेक्स है तो नहीं करनी है ना, आपको ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज है तो यानी कि उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर अगर आपने गेस वर्क किया है
क्योंकि क्वेश्चंस में हम गेस वर्क भी करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि आपने इंटेलिजेंट गेस वर्क किया है या फिर आपने जय माता दी की कर दी है। ठीक है, कि हम वहाँ पे स्कूल में कॉलेजेस में करते हैं ना, कुछ नहीं पता होता तो वही लिख के आ जाते हैं। इसको आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। इंटेलिजेंट गेस वर्क है, यहाँ पे आपको देखते रहना है, यहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है कि मैंने क्या गैस लगाया था और मेरा ये अगर गैस ठीक हुआ है तो क्यों ठीक हुआ है, कहीं और कंसेप्ट तो नहीं है, या फिर अगर मेरा गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो पहले आपने मिस्टेक्स, अगर मान लो कोई नई मिस्टेक आई है तो उसका रीजन आपको फाइंड आउट करना है और कोशिश करनी है सोल्व करने की। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बुक पढ़नी है दोबारा से जाके, ठीक है, नहीं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करना है, उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, और उसके बाद आपको फिर अपने वीक एरिया को जाना है और फिर बुक से उसको रिवाइज कर लेना है। हाँ, जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको भी, जो आपने सेकंड रीडिंग में पेन से हाईलाइट किया था, उस पर नजर लगाते चलना है, देखना है कि मेरे को कौन, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेरे को आता है तो ठीक है, जो आपका रह गया है यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो कि आप नोट्स बनाओ कि जो आपको बिल्कुल अब थर्ड रीडिंग के बाद आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, यानी उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नोट्स नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, हाइलाइटर उठाओ और उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। यानी थर्ड रीडिंग में आपने पहली बार यहाँ पे हाइलाइटर का यूज किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप अप्रैल तक पहुंचोगे ना तो आपकी ऑलरेडी 3 रिवीजन, मतलब 3 रिवीजन का मतलब है एक बार आप थोरोली सिलेबस कर चुके होगे और 2 बार उसको रिवाइज कर चुके होगे। अब आपको क्या करना है, फोर्थ रिवीजन में आपको क्या करना है, पहला कि सबसे पहले आपके जो प्रीवियस में जो आपने टेस्ट दिए, यहाँ पे आप देखोगे कि आप सेक्शनल टेस्ट भी दे चुके होंगे 2-2 और पीवाईक्यूज भी आप ऑलरेडी 2 बार सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जो आपने पहले क्वेश्चंस आप 2 बार कर रहे हो, बार बार वो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करो सोल्व करने की और देखो कि फिर वो उसका रीजन क्या है कि अभी भी, क्योंकि हो सकता है जब आप पहली बार है हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमें उस कंसेप्ट का ही नहीं पता, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो गए हो, या हो सकता है कि हमें कुछ का पता है कुछ का नहीं पता हो, लेकिन आपकी ऑलरेडी 3 रिवीजन हो चुकी है, यानी कंसेप्ट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको चेक करना है कि क्यों गलत हो रहे हैं। अगर कंसेप्ट नहीं आपके पूरी तरह रिवाइज है या कुछ रह गई है नॉलेज में, तो यहाँ भी आपके पास टाइम है कि यहाँ भी आप फिर उन टॉपिक्स को आप जा सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ अब फोर्थ रीडिंग में हमारे पास आ जाना चाहिए कि हमारे पास डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो, अपने फैमिली मेंबर को बोल सकते हो कि आपसे रेंडमली कोई क्वेश्चन पूछे। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, यानी वो बोलते हैं ना कि जब आपको रात में भी कोई उठा के बोले कि अच्छा बताओ आर्टिकल नंबर 14 किससे रिलेटेड है, 44 किससे रिलेटेड है, 39 किससे रिलेटेड है, तो आप तुरंत बता सको कि ठीक है आर्टिकल 14 आपका रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है, आपका आर्टिकल 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या होगा, क्योंकि देखो जब हम बुक को पढ़ते हैं ना तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं कि ठीक है, अच्छा पहले आपके सोर्सेज ऑफ, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, फिर आपका कंपैरिजन आ जाता है, फिर आपका टेरिटरी वाला पोर्शन आता है, फिर सिटीजन आता है, फिर फंडामेंटल राइट आता है। तो हमारा दिमाग ना एक सिंक में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं, कहीं पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, कहीं आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन है, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, फिर से पॉलिटी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और इसमें भी पॉलिटी में भी कभी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, फिर सीधा आपसे प्रेसिडेंट का क्वेश्चन पूछ दिया, फिर सीधा आपसे इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन पूछ दिया। तो यानी हमें हमारे दिमाग को उस तरीके से यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या है कि अगर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके बारे में पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो यानी आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फिर साथ ही साथ आपको जो हाईलाइटेड पोर्शन आपने किया था उस पे जाओ, उस पे भी आपको क्या देखना है कि अच्छा मेरे को आपने ये देखो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मेरे को देख के याद आ रहा है कि ठीक है यार मैंने ये चीज की थी, यानी मुझे रिमेम्बर है, यानी बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ भी आपको कुछ कमी रह जाती है तो यहाँ पे फिर दूसरे पेन से आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि फोर्थ रीडिंग के बाद आपके पास थोड़ा बहुत बचेगा, मुझे जहां तक लगता है कि जो को बिल्कुल नहीं पता होगा।
फिफ्थ रीडिंग में अब क्या करना है, अब फिफ्थ रीडिंग करते करते आप जो है पीवाईक्यूज कर चुके हो, टेस्ट कर चुके हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको कुछ भी मिल रहे हैं कहीं से भी तो कर लो, क्योंकि बुक पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि आपका दिमाग काम करता है, रीजन फाइंड आउट करता है क्यों क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्या रीजन है, क्यों ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद आप हर अपनी चैप्टर का अपनी बुक का हर चैप्टर निकालो, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपने फोर्थ रीडिंग में हाईलाइट किया था या फिर आपने कहीं नोट डाउन किया होगा उसको रिकॉल करो। रिकॉल किया तो अच्छी बात है, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो यहीं पे इसको सोल्व कर लो, क्योंकि इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचने वाला है। क्योंकि जो फोर्थ रीडिंग होगी आपको पर डे पर सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट आपको निकालना होगा, और जो आपने फिफ्थ रीडिंग में हाईलाइट किया है उसको यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि बाय चांस अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम कर सकता है। और साथ ही साथ फिफ्थ रीडिंग के बाद जब सिक्स्थ रीडिंग के बाद क्या होगा कि जब आप एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट पूरा निकालोगे ना ऐसे, और वो ऐसे नहीं निकलेगा, जब जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ वही पढ़ा जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अब इसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है हम वो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज रह गई है, वो रह गया आपका सी सेट। सी सेट को हम कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले ऐसे डरना नहीं है, सबसे पहले 2020, 21, 22 के आपको देख लेने हैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉरी पीवाईक्यूज आप देखो, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और वही 2:30 से 4:30 बजे के बीच इसको अटेम्प्ट करना है। और ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके कौन सी स्ट्रॉन्ग एरिया है, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है या मैथ स्ट्रॉन्ग है। उसमें भी फिर आपको अपने टॉपिक्स देखने हैं कि मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं। मान लो आपका नंबर सिस्टम है वीक है तो जाओ यूट्यूब पे जाओ उसको, या फिर आप जहां से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वहां पे उसको पढ़ लो। पीवाईक्यूज फिर सोल्व करने की कोशिश करो कि आपके पीवाईक्यूज सोल्व हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड फिर प्रैक्टिस स्टेटमेंट आप देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको आप सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज करके ये चेक करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज कि मान लो आपके बहुत ऐसे मान लो 60 मतलब 70 तक आ रहे हैं, यानी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, लेकिन ये तब है जब आप एकदम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो। जब आप जाओगे एग्जाम हॉल में तो उसका प्रेशर इतना है कि ये स्कोर अपने आप 10 से 15 मार्क्स कम हो जाता है, यानी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में या 15 दिन में आप एक दिन उठाओ और यहाँ पे आप सी सेट के टेस्ट भी लगा सकते हो, या फिर जो आपका वीक एरिया है उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। ये आपको देखना है कि आपको डेली स्टडी करनी है, आपको डेली 1 आवर देना है, या फिर आपकी इतनी तैयारी है कि आप हफ्ते में 15 दिन में अगर आप 2-3 घंटे देते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब हमें मंथ वाइज टारगेट बना रहे हैं, कैसे करते चलना है वो देख लेते हैं। तो ये मेरा है, मतलब मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया है, इसको आप अपने हिसाब से जो है वो आप अपने हिसाब से इसको इम्प्रूव कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसको जो है देख सकते हो। लेकिन अगर आप इस हिसाब से चलना चाहते हो, अगर आपने नहीं बनाया है, आप ये फॉलो कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो वेल एंड गुड। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 10-10 दिन दिए हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपको पॉलिटी पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा। और देखो क्योंकि आपके पास पूरा दिन पड़ा होता है ना, तो इसमें आपको ये भी देखना है कि अगर आप इन्वॉल्व करना चाहो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को या मेंस के जो टॉपिक आपके रह गए हैं ऐसे को, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि सारा दिन आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ इसमें ये बताने वाली हूँ कि हाँ, हमें कैसे कैसे इस पूरे जो प्लान है उसको कैसे अप्रोच करना है। तो पहले देखो, हम 1 to 8 पॉलिटी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ फिर 9 to 10 हमें क्या करना है। जनवरी आपका आ चुका है, तो लास्ट जो है ना आपके मई से लेकर और यहाँ तक जो दिसंबर तक आपकी करंट अफेयर्स है, लेकिन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके पॉलिटी के। अगर आप करंट अफेयर्स करते आ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते आ रहे हो तो कोई इशू नहीं है। तो इन 2 दिनों में जब आपके सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे कि ठीक है, अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आई है, उसकी जैसे अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हमारे पास, तो उनके जो इलेक्शन प्रोसेस आपको सब पता है, कैसे इलेक्शन होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो करंट अफेयर्स में क्या होगा, जो आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं सिर्फ उनका नाम होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप जब कंसेप्ट कर चुके हो तो करंट अफेयर्स को रिवाइज करना आपका बहुत आसान हो जाएगा। इन 2 दिन में आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, साथ ही साथ ये 2 दिन आप अपने सी सेट के लिए भी दे सकते हो। उसके बाद आप
आपने 11 तारीख से शुरू करना है और आप 17 तारीख तक यानी एक हफ्ता आप एनवायरनमेंट पढ़ो। एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि पॉलिटी आपका बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाते हैं, फैक्ट्स हो जाते हैं, तो बार बार फैक्ट वाली चीजें जब हम करेंगे तो फिर हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। हमें थोड़े कंसेप्ट चाहिए होते हैं, अच्छी चीजें चाहिए होते हैं। तो एनवायरनमेंट से अच्छा आपके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट की क्वेश्चंस बहुत यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 18-19 को आपको यही करना है, सेम रिपीट करना है कि करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स कर लेने हैं और साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि वो आपका ऑलमोस्ट सिर्फ 1 घंटा लगाएगा पॉलिटी के लिए, तो आपको यहाँ पे पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट करते चलना है। ये आप बीच में भी कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट में क्या है कि वो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड पूछेंगे, यानी पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज तक पूछेंगे, फिर आपका कुछ और पूछेंगे, फिर आपको कुछ और पूछेंगे। तो 2-3 जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो आपको बीच के बीच कवर करते चलना है साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद आप 20 तारीख से शुरू करो और उसके बाद आपको 5 दिन बहुत होते हैं ज्योग्राफी के लिए, मोर देन इनफ है। वैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अभी तक यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अब की बार ज्योग्राफी के चांसेस पूछने के बहुत ज्यादा हैं जब से आपका आईआरएस वाला एग्जाम जो यूपीएससी में ऐड हुआ है। फिर 25-26 आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स करने हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट एनवायरनमेंट के देने शुरू करने हैं। अब मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया है कि देखो जो पॉलिटी का है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ लिया है तुरंत आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो रखी होगी, तो आपको लगेगा मेरे को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर गैप होने के बाद हम टेस्ट देते हैं तो हमें फाइनली पता चलेगा कि क्या कमी रह गई है ना। उसके बाद आपको सेम रिपीट करना है, हम साइंस एंड टेक जाएंगे, उसके करंट अफेयर्स हम करते चलेंगे और फिर से हमें एनवायरनमेंट का सेक्शनल, ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट देना है, फिर हमें इकोनॉमी करना है। ऐसे करते करते हम जाएंगे और हम ये देखने वाले हैं कि हमारा 23 तक जो है हमारी एक बार पूरी की पूरी कंसेप्ट वाइज अच्छे से हमने सेक्शनल टेस्ट भी दे चुके हैं और हमारे हर सब्जेक्ट की हम जो है कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब 24 से हमारी सेकंड रीडिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बीच बीच में ब्रेक भी दिया है आपको, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, आप ब्रेक ले सकते हो। इस ब्रेक को आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अपने प्लान को आप देख सकते हो कि कहीं कोई टॉपिक रह गया है तो आप यहाँ पे कंप्लीट उसको कर सकते हैं। ठीक है, 24 फिर आपके यहाँ पे आप पूरा एक हफ्ता दे रहे हो, 10 दिन दे रहे हो, अब आपको 4-4 दिन में डिवाइड कर लेना है। पहले 4 दिन आपको पॉलिटी पढ़ना है, फिर जो पीछे टेस्ट रहते जा रहे हैं वो आपको कंप्लीट करते जाना है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मार्च में फिर आपको जाना है, फिर से एनवायरनमेंट जाएगा 4 दिन आपको ज्योग्राफी, फिर साइंस एंड टेक 4 दिन जाएगा, फिर आपका इकोनॉमी जाएगा 4 दिन, फिर आपका हिस्ट्री जाएगा और साथ ही साथ आपको ब्रेक भी ले लेना है। यहाँ पे भी आपको अच्छा, अब ये क्या है कि आपको साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स जो आप पहले कर चुके हो सारे सब्जेक्ट्स के, आप बीच बीच में रिवाइज करते जाना जिस दिन आपको टेस्ट का टाइम मिलता है। और यहाँ पे आप करंट अफेयर्स को फिर से रिवाइज कर सकते हो और फैब वाले करंट अफेयर्स, क्योंकि मार्च है तो फैब में आप जनवरी के करंट अफेयर्स कर चुके होंगे। यहाँ पे देखो 21, 22 और 23 को कोई नहीं है, यहाँ पे 3 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए मैंने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से फरवरी के करंट अफेयर्स कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो फिर से आपका पॉलिटी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप सेकंड रिवीजन कर चुके हो, अब आपके 2-2 दिन जाएंगे, तो 2 दिन पॉलिटी के, फिर आपका एक मैंने बीच में दिन छोड़ दिया हिस्ट्री और सीसेट के लिए, कोई नहीं पढ़ना है, कोई दूसरा टॉपिक आपको मतलब हिस्ट्री का टेस्ट देना है, सीसेट का टेस्ट देना है, फिर आपके 2 दिन है, फिर 1 दिन छोड़ा हुआ है, फिर 2 दिन है, फिर 1 दिन छोड़ा हुआ है। तो ऐसे मैंने अब अप्रैल में किया है। आप अप्रैल में आ चुके हो तो यानी अब आपका फुल टेस्ट देने का टाइम आ चुका है। इससे पहले आपको प्लीज कोशिश करना कि सेक्शनल टेस्ट आप ज्यादा दो, सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट आप ज्यादा दो, फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश कर सकते हो बट इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना मार्केट में जो चीजें फैलाई जा रही है उसमें नहीं घुसना है, हमें सिर्फ इस अप्रोच को अपना के रखना है कि हमारा प्रीलिम्स कैसे भी रुके ना, सिर्फ इतना हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद आप 2-2 दिन फिर से आप दे सकते हो। यहाँ पे देखो आपने फुल लेंथ देना शुरू कर दिया है और आप 7 फुल लेंथ टेस्ट दे चुके होंगे। जब तक आप
अपना जब तक हमारा फाइनल जो है मतलब यूपीएससी का एग्जाम डे नहीं आता, तो मुझे लगता है 7 फुल लेंथ टेस्ट मोर देन इनफ आपके होते हैं। ये सारी चीजें आपको देखना है। मैंने यहाँ 2-2 दिन दिया, लेकिन आप देखोगे कि मैंने आपको 4th रीडिंग में जो है आपके 3-3 दिन फिर से अलॉट किए हैं। 3 दिन इकोनॉमी के, 3 दिन पॉलिटिकी की। कोई कंसेप्ट अगर आपका रह जाता है तो ये फाइनल रीडिंग होगी आपको, और यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है। अब आप ये देखोगे कि 2 तारीख को मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला है करने को। 9 तारीख को मैंने सिर्फ बोला आप टेस्ट दो और कुछ भी नहीं करना। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ तक आपकी पीटी 365 भी ऑलरेडी आ चुकी होंगी, और करंट अफेयर्स हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी करते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिवीजन ईजी हो जाएगी। एक दिन उठाओ कोई भी पॉलिटी गवर्नेंस के खत्म करो, दूसरे दिन उठाओ इकोनॉमिक्स के खत्म करो, ठीक है। तो आपकी पीटी 365 में कवर हो जाएगी, यानी आपका प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का डर भी खत्म हो चुका है। अब आ गया है आपका मई। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि 7 तारीख तक हमारी जो है आपकी 4 रीडिंग पूरी हो चुकी हैं, 3-3 दिन की। 5th रीडिंग में फिर से हमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इनको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अभी बोल रही हूँ आपको। लेकिन जो लास्ट का वीक होता है ना, लास्ट का वीक, उसको आपको एक दिन, फिर आपका एक दिन इकोनॉमी, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन साइंस एंड टेक, एक दिन एनवायरमेंट, एक दिन आपका पूरा हिस्ट्री सबसे लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि बहुत फैक्ट होते हैं, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके लिए। और फिर 28 को फाइनली आपका आ जाता है एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको जब 7 तारीख, 14 तारीख और 21 तारीख को सिर्फ आपको जब टेस्ट देना है, तो यहाँ पे आप अपनी करंट अफेयर्स को फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये प्लान है 140 डेज का, दैट्स इट। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या कमी लगी है, ताकि मैं भी अपने प्लान को रिवाइज कर लूँ उसी हिसाब से। और आप अपने प्लान को, अपने सब्जेक्ट को इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको ऐड ऑन कर सकते हो, हटा सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट। फिर हम कल से शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि जो जो मैं पढ़ती जा रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, और साथ ही साथ हम डेली टारगेट्स इस चीज़ के लिए बनाते चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मंथली टारगेट नहीं बनाने, वीकली टारगेट नहीं बनाने, उन वीक्स को दिन में भी डिवाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से दिन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं और कौन से दिन कौन से टॉपिक की हम रिविजन करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।